students, welcome back to BBVN online classes, and we were discussing about the chapter 2, that is solution, and we have already discussed about the types of solution, concentration terms and Henry's law. Now I am taking the vapor pressure of a liquid, that is the next topic, and it is based on the Raoult's law. So before explaining Raoult's law, I am taking a graph to explain it. So here when we add two liquids, when we make the mixture of two liquids, जब हम दो लिक्विड्स के मिक्सचर प्रिपेयर करते हैं तो किस तरीके से मिक्सचर प्रिपेयर होगा। देखिए मैंने एक तो ले लिया है सॉल्यूशन 1, सॉल्यूशन मीन्स लिक्विड 1, ठीक है। दूसरा मैंने लिया है लिक्विड 2। ये दो लिक्विड्स मैंने यहाँ पर ऐड करे हैं, ठीक है। अब स्टार्टिंग में मैंने क्या किया, अगर हम इस ग्राफ से ग्राफ लेते हैं तो यहाँ पे मैं ग्राफ प्लॉट कर रही हूँ। यहाँ तो मैं ले रही हूँ मोल फ्रैक्शन, यहाँ तो मैंने क्या लिया है मोल फ्रैक्शन, ठीक है। और यहाँ पे मैं ले रही हूँ वेपर प्रेशर, ठीक है। ये ग्राफ हमें प्लॉट करना है। तो देखिए दो लिक्विड को जब मैंने मिक्स किया तो मिक्स करने पर मान लेते हैं हम x1 तो क्या है मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड 1 एंड x2 क्या है मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड 2, ठीक है। स्टार्टिंग में हम जब शुरू करते हैं तो हम ये मान लेते हैं कि स्टार्टिंग में मैंने सिर्फ क्या लिया है लिक्विड 1 ही लिया है, ठीक है, लिक्विड 1 ही लिया है। तो जो 100% होगा वो कौन सा होगा, लिक्विड 1 ही होगा। तो मोल फ्रैक्शन x1 क्या होगा 1, ठीक है, क्योंकि x2 क्या है 0, x2 क्या है 0। मान लो स्टार्टिंग में मैंने यहाँ पे लिक्विड 1 ही लिया है, तो अगर मैं यहाँ पे वेपर प्रेशर की बात करूँगी तो क्योंकि मैंने यहाँ पर x1 = 1 लिया है, यानी सिर्फ लिक्विड 1 लिया है, तो वेपर प्रेशर जो होगा वो भी किसकी वजह से होगा, सिर्फ लिक्विड 1 की वजह से वेपर प्रेशर होगा, जो कि इसका प्योर वेपर प्रेशर है। प्योर वेपर प्रेशर यानी कि सिर्फ एक ही लिक्विड का उस टेम्परेचर पर वेपर प्रेशर आपको मैंने बताया था क्या होता है। जब कोई लिक्विड एक टेम्परेचर पर वेपर क्रिएट करती है तो उस वेपर से जो वॉल पर एक प्रेशर अप्लाई होता है, दैट इज कॉल्ड एज वेपर प्रेशर, ठीक है। तो जब मैंने सिर्फ लिक्विड 1 ही लिया है तो सिर्फ लिक्विड 1 के लिए जो वेपर प्रेशर होगा दैट इज नेम्ड एज P1 नॉट। तो स्टार्टिंग में x1 ही था, x2 यानी लिक्विड 2 नहीं था, तो इससे जो वेपर प्रेशर आया मान लीजिए वो वेपर प्रेशर इतना है एंड दैट इज कॉल्ड एज P01। इस वेपर प्रेशर को हमने क्या कहा P01, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, जैसे जैसे मैं धीरे धीरे इसमें क्या करती हूँ x2 लिक्विड मिलाती जाती हूँ, यानी अब की बार मैंने क्या किया, धीरे धीरे इसमें x1 तो थे ही, ठीक है, धीरे धीरे मैंने सेकेंड यानी x2 के यानी कि सेकेंड लिक्विड के कुछ मोल्स इसमें ऐड कर दिए। तो क्या हुआ, और मुझे वॉल्यूम उतना ही रखना है, वॉल्यूम मैंने उतना ही रखना है। जैसे मैंने 100 ml लिया तो स्टार्टिंग में मैंने x1 100 ml लिया था, x2 0 ml लिए थे। अब मैं क्या कर रही हूँ 90 ml तो x1 ले रही हूँ और मतलब लिक्विड 1 ले रही हूँ और 10 ml में लिक्विड 2 ले रही हूँ। तो क्या होगा, देखो जिस लिक्विड को मैंने कम करा उसका वेपर प्रेशर कम होगा और जिस लिक्विड को मैंने ऐड करा वो 0 से बढ़ेगा। ओके, समझ आया आपको कि मान लीजिए यहाँ तो मैंने 100 ml जो थे वो लिक्विड 1 लिया था। अब की बार मैंने 1 लिक्विड को तो लिया है 90 ml और सेकेंड लिक्विड को लिया मैंने 10 ml। तो इसका वेपर प्रेशर तो घटेगा और इसका वेपर प्रेशर इंक्रीज होना शुरू होगा, 0 से थोड़ा सा कुछ बढ़ जाएगा, क्योंकि अब यहाँ पर जो सरफेस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो फर्स्ट लिक्विड के भी होंगे, लेकिन फर्स्ट लिक्विड के ज़्यादा होंगे और कुछ जो होंगे वो सेकेंड लिक्विड के भी होंगे। तो यहाँ पर जो वेपर बनेगी वो वेपर भी 1 और 2 की वजह से बनेगी। ये आपको समझ आ ही गया होगा कि जो वेपर प्रेशर होगा वो सिर्फ x1 के लिए नहीं है, कुछ x2 के मॉलिक्यूल्स भी यहाँ पर होंगे। तो जैसे जैसे मोल फ्रैक्शन घटता है, यानी कि मोल फ्रैक्शन मैंने घटाया तो इससे होने वाला वेपर प्रेशर भी क्या होगा, घटेगा। और मैंने जैसे सेकंड जो
लिक्विड था उसके मोल फ्रैक्शन में इंक्रीज कर रही हूँ तो इसका मोल फ्रैक्शन जो वेपर प्रेशर होगा वो बढ़ेगा। तो इस तरीके से क्या होगा, x2 के मोल में बढ़ाती जा रही हूँ और इस कॉर्नर तक आते आते x1 तो हो गया 0 और x2 हो जाएगा 1। ठीक है, समझ गए आप कि मैं जैसे जैसे इधर जा रही हूँ तो मैं क्या कर रही हूँ, पहले इसको 90, फिर इसको 10, फिर इसको 80, इसको 20 लिया, फिर इसको 70, इसको 30 ले लिया, फिर इसको 60, 40, इस तरीके से मैं क्या करती जा रही हूँ, धीरे धीरे x1 के मोल जो मोल फ्रैक्शन है लिक्विड 1 के x1 उसको डिक्रीज़ करती जा रही हूँ और x2 को इंक्रीज़ करती जा रही हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होगा, क्योंकि लिक्विड 1 कम होता जा रहा है तो इसका वेपर प्रेशर कम होते 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 कहाँ पहुँच जाएगा, 0, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ क्या है, x2 है, x1 नहीं है। इसी तरीके से मैं क्योंकि मैंने x2 के मोल फ्रैक्शन हम बढ़ाते जा रहे हैं तो इससे होने वाला वेपर प्रेशर इंक्रीज़ होता जाएगा और इस कॉर्नर तक आते आते क्योंकि यहाँ पर सिर्फ x2 ही है, x1 नहीं है, तो यहाँ का जो वेपर प्रेशर होगा वो सिर्फ किसकी वजह से होगा, लिक्विड 2 की वजह से होगा एंड इट इज़ द वेपर प्रेशर इन द प्योर फॉर्म ऑफ लिक्विड 2। लिक्विड 2 के प्योर फॉर्म में जो है वो वेपर प्रेशर है, इट इज़ नेम्ड एज P2 नॉट। ओके, तो ये हो गए प्योर फॉर्म में दोनों लिक्विड के वेपर प्रेशर। और यहाँ पर जो वेपर प्रेशर क्रिएट हो रहा है इट इज़ कॉल्ड एज, चलिए इसको बताने से पहले हम अपने रूल पे आ जाते हैं जो कि क्या है, राउल्स लॉ। राउल्स लॉ क्या बोलता है, Raoult's law states that the vapor pressure of any liquid it is directly proportional to its mole fraction। Vapor pressure जो होता है it is directly proportional to the mole fraction। मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसी भी लिक्विड का जो है वो वेपर प्रेशर। ठीक है, तो अगर हमने एक मिक्सचर लिया है और उस मिक्सचर में हमने P1 और लिक्विड 1 और लिक्विड 2 यानी x1 और x2 को मिक्स कर रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर इस लिक्विड का जो वेपर प्रेशर होगा, इस लिक्विड में लिक्विड 1 की वजह से जो वेपर प्रेशर होगा P1 इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x1। ओके, एंड सेम द वेपर प्रेशर ऑफ P2 इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन, कि जैसे जैसे मोल फ्रैक्शन घटेंगे तो वेपर प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, मोल फ्रैक्शन बढ़ेंगे तो वेपर प्रेशर इंक्रीज होता है। ठीक है, इट इज़ द राउल्ट्स लॉ। ये क्या है, राउल्ट्स लॉ। समझ आ गया। अब देखिए प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो कोई ना कोई क्या होगा, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट ऐड होगा तो P1 इक्वल टू P01 x1। यहाँ पर P01 क्या है, P01 क्या है, इट इज़ द वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड 1 इन इट्स प्योर फॉर्म। और लाइकवाइज यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, P2 इक्वल टू P10 x2, P2 नॉट x2। तो ये क्या हो गया, द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड 2 इन ए मिक्सचर। एक मिक्सचर में वेपर प्रेशर लिक्विड 1 का तो हम इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे और लिक्विड 2 के लिए वेपर प्रेशर इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। P1 नॉट और P2 नॉट क्या है, ये प्योर फॉर्म में दोनों लिक्विड के वेपर प्रेशर है जब उसमें कुछ भी मिला हुआ नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से ये राउल्ट्स लॉ को क्या करता है, एक्सप्लेन करता है। अब देखिए क्या होता है, हमें अगर हम इस ग्राफ पर कहीं भी किसी भी पॉइंट पर हमें वेपर प्रेशर कैलकुलेट करना है मिक्सचर का, तो यहाँ पर देखिए P1 इक्वल टू हो जाएगा P1 नॉट x1। ठीक है, P1 नॉट x1 जैसे भी हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट करा है वैसे ही मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रही हूँ। अगर इस ग्राफ के लिए हमें कहीं भी वेपर प्रेशर कैलकुलेट करना है लिक्विड 2 के लिए तो वो हो जाएगा P2 इक्वल टू P0 टू x2। ठीक है, ये हो गया इस ग्राफ के लिए। इस ग्राफ के किसी भी पॉइंट पर हम जो सेकेंड लिक्विड है उसका वेपर प्रेशर कैलकुलेट कर सकते हैं। मोल फ्रैक्शन हमें यहाँ से इस तरीके से मिल जाएगा। मान लीजिए इस पॉइंट पे लेना है तो यहाँ से हमें ये मोल फ्रैक्शन मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए हमें क्या करना है, टोटल वेपर प्रेशर हमने जो लिक्विड लिया है इस लिक्विड में क्या है, x1 और x2 मिले हुए हैं, तो इस लिक्विड का टोटल वेपर प्रेशर अगर हमें कैलकुलेट करना है तो P टोटल इक्वल टू क्या हो जाएगा, P1 प्लस P2। दोनों लिक्विड का जो वेपर प्रेशर होगा उसका टोटल कर देंगे तो हमें टोटल इस मिक्सचर का वेपर प्रेशर यहाँ मिल जाएगा। और इसे हम और क्या लिख सकते हैं, P1 नॉट x1 प्लस P2 नॉट
x2, इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं। और एक चीज़ यहाँ पर हम और अप्लाई कर सकते हैं कि हमने पढ़ा था x1 प्लस x2 इक्वल टू 1। जो टोटल मोल फ्रैक्शन होते हैं मिक्सचर में, इट इज़ इक्वल टू द 1 या यूनिटी, ठीक है। देन x1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस x2। यहाँ से x1 अगर कैलकुलेट किया तो x2 उधर जाके माइनस हो गया। अगर मैं यहाँ से x1 की वैल्यू 1 माइनस x2 रख देती हूँ, ठीक है, फिर मैंने यहाँ से इसको एज इट इज़ रख दिया। तो यहाँ से आपको एक बात समझ में आ गई होगी कि अगर हमें किसी लिक्विड में टोटल वेपर प्रेशर पता है, अगर हमें किसी लिक्विड का किसी एक भी मिक्सचर में अगर किसी एक भी लिक्विड के मोल फ्रैक्शन हमें पता है, दोनों में से किसी एक के भी हमें मोल फ्रैक्शन पता है, तो हम उस लिक्विड मिक्सचर का टोटल वेपर प्रेशर कैलकुलेट कर सकते हैं। ये चीज़ हमें बहुत ही अच्छे से ध्यान रखनी है कि अगर किसी मिक्सचर के लिए हमें एक लिक्विड का मोल फ्रैक्शन पता हो तो हम टोटल प्रेशर वेपर प्रेशर कैलकुलेट कर सकते हैं उस मिक्सचर के लिए, ठीक है। अब ये जो P टोटल है, P टोटल का ग्राफ इस तरीके से आएगा। यहाँ से यहाँ तक, इस पॉइंट तक जब हम मिलाते हैं तो ये P टोटल के लिए आएगा एंड इट इज़ इक्वल टू P1 प्लस P2, ठीक है। तो ये एक ग्राफ बना है हमारा। यहाँ पर हमने यहाँ तो मोल फ्रैक्शन लिए हैं, यहाँ पर हमने वेपर प्रेशर लिया है। स्टार्टिंग में जब हमारे पास में सिर्फ लिक्विड 1 ही रहेगा तो उसी से होने वाला वेपर प्रेशर रहेगा। धीरे धीरे हम x1 को तो कम करते जा रहे हैं, x2 बढ़ाते जा रहे हैं, तो इसका वेपर प्रेशर लिक्विड 1 का तो घटेगा और लिक्विड 2 का वेपर प्रेशर इंक्रीज होने लगेगा। इस कॉर्नर तक आते आते जो लिक्विड 1 है वो क्योंकि बिल्कुल 0 हो जाता है और x2 ही जो है वो 1 है, तो यहाँ पर टोटल वेपर प्रेशर सिर्फ लिक्विड 1 के लिए रहेगा। इस ग्राफ के लिए P1 इक्वल टू P1 नॉट x1 होगा, इस प्लॉट के लिए P2 इक्वल टू P2 नॉट x2 होगा। और अगर हमें मिक्सचर का टोटल प्रेशर कैलकुलेट कर रहा है तो उसका ग्राफ ये बनेगा एंड दैट इज इक्वल टू P1 प्लस P2, ठीक है। तो राउल्ट्स लॉ क्या है? राउल्ट्स लॉ इज द states that the vapor pressure of a liquid it is directly proportional to the mole fraction of the liquid। नेक्स्ट हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।